नमस्कार दोस्तों। अगर मैं पूछूं रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य 4 नाम हैं, लेकिन परीक्षा में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन्हीं चारों में होता है। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, रीति र आत्मा काव्यस्य किसने कहा था? अगर आपका जवाब वामन है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 4 काव्य सिद्धांतों के 30 ऐसे महत्वपूर्ण PYQ और MCQ करेंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो कॉपी पेन निकालिए और देखते हैं पहले सवाल का सही जवाब कौन देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। रीति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा, साथ में आंसर भी बताया, आप लोगों को भी शायद आंसर पता होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा। वामन ने कहा था रीति को काव्य की आत्मा। अब आपके मन में सवाल होगा कि रीति होता क्या है? तो रीति होता है शैली, ठीक है। किसी भी कार्य को लिखने का जो ढंग है, शैली, उसी को हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट है रीतिरात्मा काव्य से किसका प्रसिद्ध सूत्र है? तो ये भी किसका होगा? वामन जी का, ठीक है। नेक्स्ट है वामन के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? देखो आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा, साथ में ही अब आगे क्वेश्चन को आंसर जो आपका आया उसी में से क्वेश्चन में से ही आपको जो है वो फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो वामन के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? अभी हमने पढ़ा तो क्या है? रीति है, ठीक है। नेक्स्ट है वशिष्ठ पद रचना रीति किस आचार्य का मत है? वशिष्ठ पद रचना रीति किस आचार्य का मत है? किसने बोला था ये? तो ये बोला था वामन जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है रीतिवाद का प्रमुख आचार्य कौन है? तो कौन बताया मैंने आपको? कौन है? वामन, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अपने कॉपी पेन निकाल के जो है वो आंसर साथ में लिखते रहना है। आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन 2 या 3 आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि सिलेबस से ही ये आपके प्रश्न रहेंगे। तो आपने इसको बिल्कुल केयरफुली सुनना है ध्यान से और नोट भी करते रहना है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन। नेक्स्ट है ध्वनिवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? आनंदवर्धन को, जो हमने पहले भी देख लिया है। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? देखो बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है अलग अलग तरीके से आपको, ताकि अच्छे से आपको जो है वो मतलब आपको माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, ध्वनि, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि सिद्धांत का संबंध मुख्यतः किससे है? किससे होगा? व्यंग्यार्थ से। ध्वनि सिद्धांत का जो रिलेशन है वो किससे है? व्यंग्यार्थ से। नेक्स्ट है ध्वनि के प्रमुख भेद कितने माने जाते हैं? ध्वनि के प्रमुख भेद कितने माने जाते हैं? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक पर प्रसिद्ध टीका लोचन किसने लिखी है? किसने लिखी है? अभिनव गुप्त जी ने। ध्वन्यालोक पर प्रसिद्ध टीका लोचन जो है वो किसने लिखी है? अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट है व्यंग्यार्थ की प्रधानता किस सिद्धांत में है? व्यंग्यार्थ की प्रधानता जो है वो किस में है? ध्वनिवाद में। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्यंग्यार्थ होता क्या है? व्यंग्यार्थ, ठीक है, तो इसको भी देख लेते। तो इसका अर्थ होता है व्यंग्यार्थ का कि जो सीधे सीधे साफ स्पष्ट नहीं कहा जाता है,
सीधे साफ स्पष्ट नहीं कहा जाता है, बल्कि क्या किया जाता है कि एक मतलब ताने के तौर पे बोला जाता है कि जैसे कई बार होता है ना कि बच्चा देर से घर पहुंचता है तो माँ बोलती है कि तुम तो समय की बहुत पाबंद हो। तो मतलब देर से पहुंचा है, बट उन्होंने ऐसे ही उसको बोला हुआ है, जो सीधे सीधे नहीं बोला हुआ है, बट जो उसके कहने का भाव है वो कुछ और है। ठीक है, समय के पाबंद हो मतलब वो समय के बिल्कुल भी पाबंद नहीं है, क्योंकि वो लेट पहुंचा है तो वो गुस्से में बोल रही है। ठीक है, तो यही होता है व्यंग्यार्थ, जो सीधे सीधे नहीं बोला जाता है, बट घुमा फिरा के या फिर जो है वो सीधे तौर पे ताना ही मारा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी ये बात। नेक्स्ट है, वक्रोक्ति के प्रवर्तक कौन है? वक्रोक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो ये आपने याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कुंतक जी जो है वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार कौन है? नाम अब देखो, वक्रोक्ति के रचनाकार प्रवर्तक ही कुंतक है, तो रचनाकार जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार भी कुंतक ही होंगे। नेक्स्ट है कुंतक के अनुसार काव्य का जीवन क्या है? तो क्या बोला उन्होंने? वक्रोक्ति। ठीक है, कि वक्रोक्ति ही जो है वो क्या है? काव्य का जीवन है। वक्रोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि वक्रोक्ति होता क्या है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना कि विशिष्ट, इसका आंसर होगा विशिष्ट टेढ़ा कथन। ठीक है, जो सीधे नहीं कहा जाता है, बट जो वो टेढ़ा कहा जाता है, मतलब घुमा फिरा के बोली गई बात को ही हम विशिष्ट टेढ़ा कथन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, वक्रोक्ति बाद में किसकी प्रधानता होती है? तो किसकी होती है? कथन की वैदग्ध्यपूर्ण शैली की। ठीक है, इसकी प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रमुख स्तर माने हैं? कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रमुख स्तर माने हैं? तो राइट आंसर होगा 6। ठीक है, औचित्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? कौन हो जाएंगे ये? ऐसे ही आपके एज इट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो राइट आंसर होगा क्षेमेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, औचित्य विचार चर्चा के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। क्षेमेंद्र के अनुसार काव्य में किसका विशेष महत्व है? तो किसका है? औचित्य का। औचित्य का अर्थ क्या होता है? क्या हो सकता है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ होता है उपयुक्ता संगति, उपयुक्तता संगति। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया ना कि औचित्य होता क्या है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इजीली लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो क्या होता है औचित्य? मतलब उचित होना, परिस्थिति, पात्र, स्थान, समय और भाव के, मतलब हमारे इमोशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सी बात जो वो कहाँ किस जगह यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, ये होता है औचित्य। मतलब अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको एक इजीली एग्जांपल से समझा रही हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी के घर में किसी दादा या दादी का क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पे कोई व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से हंसकर मजाक करने लगे, तो क्या मतलब वो परिस्थिति के अनुकूल है? नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होना चाहिए? शांत होकर दुख व्यक्त करना चाहिए। तो ये परिस्थिति के अनुकूल है, यही औचित्य है। ठीक है, मतलब कहने का कथन है कि जैसी परिस्थिति है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, तो काव्य में इसका यूज़ कैसे होगा? कविता में, कविता में क्यों ये शब्द लिया गया है? तो कविता में इसलिए लिया गया है कि अगर किसी कविता में युद्ध का वर्णन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो वीरता, साहस और उत्साह जैसे इमोशन जो है वो वहाँ पे उचित नहीं है। ठीक है, अगर युद्धों का वर्णन है तो मतलब हाँ, वहाँ पे वीरता, साहस और उत्साह जैसे जो इमोशन होते हैं उनको प्रकट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन युद्ध में अगर हम हंसी मजाक करते हुए दिखाई दिए तो ये परिस्थिति के अनुकूल तो नहीं लगेंगे। ठीक है, तो कौन उस कविता को पढ़ेगा? इसलिए वहाँ पे क्या देखा जाता है? पात्र देखे जाते हैं। ठीक है, जो भी मतलब जो जिन्होंने करैक्टर अपना मतलब जिन्होंने प्रेजेंट करना होता है उस चीज़ को। फिर होता है समय, फिर होता है स्थान, फिर होती परिस्थिति, फिर होता है कि इमोशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसका यूज़ जो है वो कैसे करना है, तो वो ही होता है औचित्य। तो मैंने आपको बहुत डीपली समझा दिया, आपको लोगों को समझ आ गया होगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, औचित्य विचार चर्चा किस काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। हमने पढ़ लिया पीछे भी, ठीक है। औचित्य विचार चर्चा किस काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है? तो वो औचित्यवाद से, ठीक है। नेक्स्ट है, औचित्य रसस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम किस आचार्य से संबंधित है? औचित्यम रसस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम किस आचार्य से संबंधित है? तो किससे हो जाएगा, किससे पढ़ा हमने? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्षेमेंद्र से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिद्धांत में रीति को काव्य की आत्मा माना गया है? पढ़ा ना हमने इसके बारे में, किस में माना गया था? रीतिवाद में किसने लिया था? ये बामन जी ने, ठीक है। ये आपने याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म से ही सम्मिलित है, बट एक जो है वो गलत है। तो बामन ने ध्वन्यालोक का दिया है, गलत आंसर होगा। आनंदवर्धन ने दिया है, हाँ दिया है। कुंतक ने औचित्यवाद दिया है, 9। क्षेमेंद्र ने वक्रोक्ति दिया है, 9। ये इसका होगा, ये इसका होगा। बामन का कौन सा है? रीतिवाद है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? अब यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। आनंदवर्धन जो है उन्होंने दिया था ध्वन्यालोक, बाकी सभी क्या हैं? गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो गलत सम्मिलित है? बाकी सभी ठीक हैं। तो बामन का क्या था? हाँ रीतिवाद था। आनंदवर्धन का क्या था? ध्वनिवाद था। कुंतक का क्या था? वक्रोक्तिवाद था। बट जो क्षेमेंद्र हैं उनका क्या था? औचित्यवाद था। उनका ध्वनि जो था वो नहीं था। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें गलत पूछा गया है। नेक्स्ट है, रीतिवाद में मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया है? किस पर बल दिया गया है रीतिवाद में? मैंने बताया ना कि पद रचना एवं शैली पर स्टाइल, ठीक है, लिखने के स्टाइल पे क्या दिया गया है? फोर्स किया गया है उस चीज़ को। नेक्स्ट है, वक्रोक्ति और ध्वनिवाद में प्रमुख अंतर क्या है? अब इसमें क्या पूछ लिया गया है कि अब इसमें जो है वो कंपेयर करके पूछा गया है कि इसमें जो है वो क्या डिफरेंस है, ठीक है। वक्रोक्ति और ध्वनिवाद में क्या डिफरेंस है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। वक्रोक्ति कथन की वक्रता पर और ध्वनिवाद जो व्यंग्यार्थ पर जो है वो बल देता है। मैंने व्यंग्यार्थ भी आपको समझा दिया है, जिसमें जो है वो साफ सीधे बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती, बट कटु शब्दों को जो है वो वैसे ही प्रेजेंट किया जाता है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तो है निम्न में से 4 सिद्धांतों का सही क्रम कौन सा है? तो बामन रीति के हैं, आनंदवर्धन ध्वनि के हैं, कुंतक वक्रोक्ति के हैं, क्षेमेंद्र औचित्य के हैं। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या बामन रीति के हैं? नहीं है। आनंदवर्धन रीति के हैं? नहीं है। ये सारे ही गलत हैं। हमें एक से ही अब पता चल गया कि यही आंसर सही है, जो फर्स्ट का ही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे, ये 30वां क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। आप लोगों को समझ आ गई होगी वीडियो, ठीक है, और क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लोग जो है वो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर ऐसे ही आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं और अपने क्वेश्चंस जो ज़रूर लगाया करो कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है एवरीवन। यही थी आज की हमारी वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।